नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर एक बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा कि क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। इमरान खान ने एक बार फिर से क्यों दोहराया है कि 1971 में जो हुआ था वो फिर पाकिस्तान के साथ होने वाला है, और कौन है जो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहता है। इस पर डिटेल से आगे हम बात करेंगे। कौन कौन से हिस्सों में पाकिस्तान टूट सकता है, बंट सकता है, और कैसे पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 सालों में हालात बन गए कि अब उसके 4 टुकड़े होने वाले हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, भारत के लिहाज से क्या एक टूटा हुआ पाकिस्तान ठीक है, या एक मजबूत लोकतांत्रिक पाकिस्तान भारत के लिए ठीक है। क्योंकि भारत को पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को भारत के साथ आने वाले वक्त में रहना ही होगा। इस चीज को हम बदल नहीं सकते हैं। इस पर डिटेल से आगे हम बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हर एंगल से चीजों को समझने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और मुद्दा जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक रिपोर्ट सामने आई है जो रिपोर्ट बता रही है कि ईरान 7 दिन के अंदर 3 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। बिल्कुल नजदीक ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने के पहुंच चुका है। इतना उसके पास अब मटेरियल आ चुका है कि वो यूरेनियम आ चुका है कि वो 3 न्यूक्लियर हथियार बना ले। अमेरिका इजराइल का क्या होगा, और वाकई में क्या अमेरिका इजराइल ईरान को परमाणु हथियार बनाने देंगे? बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब जानना और तलाशना बहुत जरूरी है। वहीं जापान ने भी एक बड़ा फैसला किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान अपना वॉरशिप कैरियर बना रहा है, उसको भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। उस पर भी हम बातचीत आगे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में चीन की चुनौती जापान के लिए भी बड़ी हो चुकी है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। क्या 4 हिस्सों में टूटने जा रहा पाकिस्तान? बड़ी खबर। जेल में बंद इमरान खान को क्यों सता रहा डर? पाकिस्तान ढाका संकट की तरफ बढ़ रहा है। इमरान बोले अगले महीने जेल से बाहर आ सकते हैं इमरान खान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। क्या 4 हिस्सों में टूटने जा रहा है पाकिस्तान? जेल में बंद इमरान खान को क्यों सता रहा डर? बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। अगले महीने जेल से बाहर आ सकते हैं इमरान खान। क्या 4 हिस्सों में टूटने जा रहा है पाकिस्तान? जेल में बंद इमरान खान को सता रहा डर। पाकिस्तान ढाका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है, ये इमरान खान को डर सता रहा है। लेकिन कुछ कारण ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम अपने पैनल के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझ लेते हैं। क्या टूट सकता है पाकिस्तान? देखिए, अगर टूटता है तो कौन कौन से वो हिस्से हो सकते हैं? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 वो हिस्से हैं जिसमें पाकिस्तान टूट सकता है। लेकिन इसमें अहम फैक्ट कि अगर ये वक्त आता है तो गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि पीओके जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिल जाएगा, यानी कि टूटना नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है तो वो भारत के साथ शामिल हो जाएगा। राजनीतिक संकट, कुछ कारण बता रहा हूं आपको। राजनीतिक संकट है। 5 साल इतिहास में कोई सरकार नहीं चल सकी, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो 3-3.5 साल से ऊपर पाकिस्तान में समय काट लेती है। आर्थिक संकट, पाक पर जीडीपी का 70% कर्ज हो चुका है। $1 खरीदने के लिए पाकिस्तान को 300 से ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। सुरक्षा का संकट, ईरान, बलूच लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आईएस खुरासान जैसे आतंकी संगठन जो हैं वो अब सीमा पर चुनौती दे रहे हैं, और इरादा सिर्फ एक ही है, शरिया कानून लागू करना। फेल हो रही है पाक आर्मी। जो सबसे बड़ी चिंता पैदा हो रही है कि जो आर्मी पाकिस्तान को संभाल के रख रही थी वो अब फेल हो रही है। आतंकियों के सामने लगातार पाक आर्मी
कि अफसर और सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं जो देश का युवा है वो आर्मी से नाराज है। इस नाराजगी का कारण जनरल मुनीर तमाम लीडर्स के साथ पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हैं, जिससे सेना के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सब फैक्टर पर सबसे बड़ा फैक्टर सेना और राजनीति में पाकिस्तान की जमकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो कई कारण हैं जिस कारण ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान टूट सकता है। लेकिन सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का जुड़ा होना भारत के कितने हित में है, पाकिस्तान का टूट जाना भारत के कितने हित में है। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र जी। जय हिंद आपको भी। जी नमस्कार। जय हिंद। शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर मैं आपके साथ करूंगा बड़े एक अहम सवाल के साथ। इमरान खान का ये जो डर है कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूट सकता है, 1971 जैसे हालात फिर से बन रहे हैं, आप कितना इस बात से सहमत हैं सर? वाकई में ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? मैं ये कहूंगा कि इमरान क्योंकि जेल में है और तरह तरह के उनके जो विचार है, उनको भी लगता है कि उनकी जो पार्टी है, चाहे उनको 90 से ज्यादा सीटें मिली, उसके बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाए। और जिस प्रकार से अगर हम देखें जो इलेक्शंस हुए हैं, वो खासकर जो 4 प्रोविंसेस हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनवा हो, बलूचिस्तान हो, तो साफ दर्शाता है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने आप को उस मजबूती से जता सकती है। जरूर मैं कहूंगा इमरान खान बलूचिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, पंजाब में PMLN जिस प्रकार से सरकार है, लेकिन ये जो इलेक्शंस हुए हैं, इनमें खासकर एक बहुत बड़ी बात है कि मिलिट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान में। और ये एक बात साफ हो गई है कि मिलिट्री जिस प्रकार से सोचती थी कि वो डिक्टेट कर पाएंगे, वो उस प्रकार से हुआ नहीं। लोगों का जो एक सोच है वो अलग है। और इमरान खान जो पार्टी है, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान जो है, ये जरूर इमरान खान की पार्टी को एक तरीके से मैं कहूंगा कि सपोर्ट है। चाहे वो इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हुए, उनको काफी सीटें मिली, उम्मीद उनको थी, उनको लग रहा है अभी भी कि रिग हुए हैं इलेक्शन, नहीं तो वो मेजॉरिटी में आ सकते थे, जैसे भी है। पर ये कहना कि पाकिस्तान 4 भागों में बंट जाएगा, इतना आसान नहीं है। बिकॉज इसमें अब आप देखिएगा, चीन जो है खासकर बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी है। इस प्रकार से चीन गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार काराकोरम हाईवे को लेकर के, CPEC को लेकर के काफी टाइम से उधर है। अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान, या कितना भी बोले। तो ऐसे माहौल में चाहे हर कोई सोचे कि पाकिस्तान से 4 भागों में टूट जाएगा, या सिंध पंजाबियों से नहीं बात करते, या पंजाबी अपने बलूची से बात नहीं कर पाते, पख्तूनों का अपना एक तरीका है, उनकी परेशानी है। अफगानिस्तान में भी वो है, और पश्तून पाकिस्तान में भी बहुत जबरदस्त है। दुरान लाइन को लेकर के पश्तून के बीच में जबरदस्त अनबन है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए, लेकिन कुछ भी हम कहें, पाकिस्तान की जो फौज है काफी तगड़ी है। चाहे 96% पंजाबी हो, लेकिन तगड़ी फौज है जो किसी भी तरीके से अपने देश को बचाने की काबिलियत रखती है, और अपने देश को कम से कम टूटने नहीं देगी, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है सर। डॉक्टर महेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर महेंद्र, क्या ये एक राजनीतिक बयान है जो जेल के अंदर से इमरान खान ने दिया है? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की जनरल मुनीर के साथ डील हो चुकी है, अगले महीने वो जेल से बाहर आ सकते हैं, और डील में साफ कहा गया है कि आप जनरल मुनीर के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ आप 1-2 जो लोअर जनरल हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो क्या ये वो संकेत मिल रहे हैं इमरान खान के कि जैसे ही वो जेल से बाहर आए, सियासी पिच उनको तैयार मिले और फिर वो PM पर, कुर्सी पर अपना दावा ठोक सकें? आप देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से विगत चुनाव में
एक तरीके से आप कहें तो उस चुनाव में जीता कोई भी हो, हार पाकिस्तानी आर्मी की हुई, क्योंकि तमाम कोशिशों के जी बावजूद विपक्षी एक उम्मीदवारों के रूप में तहरीके पाकिस्तान जो है इमरान खान की पार्टी ने जो है मेजॉरिटी हासिल की, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, 93 सीटें। तो एक तरीके से आप कहें इंटरनेट बंद कर दिया गया, पोलिंग से लोगों को रोका गया, तमाम जो है जी बातें आई, इलेक्शन रिग किया गया। उसके बाद भी क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चाहती थी कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को जो है यहाँ गद्दी पे बैठाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ की वो राजनीतिक हैसियत पाकिस्तान में नहीं है एक सर्वमान्य नेता के रूप में। तो ये एक बहुत ही आप कहें कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इससे बड़ी जो मुश्किल है वो ये मुश्किल है कि जो उसकी आर्थिक जो है हालात हैं वो बहुत ही कहें जी कि अपने सबसे स्वतंत्रता के बाद सबसे खराब स्तर पे हैं। चाहे उनकी जीडीपी रेट देखिए, चाहे वहां पॉवर्टी रेट देखिए, इन्फ्लेशन 25% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। सामानों के दर देखिए, वो सेकंड बेल आउट पैकेज के लिए जो है आईएमएफ के आगे हाथ फैला रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ जो आर्थिक जो है तंगी है वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय ठीक है। है तो ये तीन प्रमुख बातें हैं, जी एक पाकिस्तानी आर्मी का गिरती हुई साख, दूसरी वहां राजनीतिक अस्थिरता, और तीसरी प्रमुख बात वहां आर्थिक जो है तंगी। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी पाकिस्तानी सेना के विरोधी तत्व हैं पाकिस्तान में, आप देखिए, चाहे वो जी पाकिस्तानी सेना या वो मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने उनको उनके अधिकारों को छीना, चाहे वो अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो हम बात कर रहे थे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जो अफगानिस्तान से लगी हुई ट्राइबल सीमा है, जो बहुत ज्यादा वहां पे एक तरीके से आप कहें कि क्षेत्रीय आर्थिक रूप से असमानता है, चाहे वो सरकार में हो चाहे सेना में हो। जैसा अभी जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तानी पंजाबी जी डोमिनेटेड वहां की पाकिस्तानी आर्मी है, तो उनको हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि वो पिछड़ापन, और वो बार बार हमेशा पाकिस्तान में जो केंद्रीय सत्ता है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा जो पीटीपी है, आपने कहा बलूच लिबरेशन आर्मी है, तमाम ऐसे जो है आतंकी कह सकते हैं या वो अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन कह सकते हैं, ठीक वो है पाकिस्तानी सेना के वो खिलाफ चैलेंज आवाज कर रहे हैं, उठा लेकिन रहे हैं। इससे भी अलग सर बलूचों की बात करें, पश्तूनों की बात करें, हमने देखा कि किस प्रकार से आम जनता घरों से निकलकर आकर बैठी है सड़कों के ऊपर, न्याय मांग रही है, लेकिन न्याय उनको मिल नहीं रहा है। कई सवाल है सर, उनका जवाब आगे मैं तलाशूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक और बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का एक साथ होना या चार हिस्सों में टूट जाना कौन सा भारत के हित में है। छोटा सा ब्रेक, फिर इसी पे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा लगातार जारी है कि क्या पाकिस्तान चार हिस्सों में, चार भागों में टूट सकता है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि 1971 जैसे हालात बन रहे हैं। कई मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना अभी जरूरी है, बाकी है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक और अहम सवाल लेकर। जो चीज मेरे लिए जानना है, आपने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत मजबूत है, टॉप 10 रैंकिंग में पाकिस्तान की आर्मी आती है, लेकिन मेरा सवाल है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर रही है, बलूच लिबरेशन आर्मी के आगे पाक आर्मी सरेंडर कर रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि चीन को यह कहना पड़ रहा है कि आपसे देश नहीं संभल रहा तो बताइए, हम अपने 2 डिवीजन आपके यहां पर भेज देते हैं। कैसे देखेंगे सर आप? राजेश, ये मैं कहूंगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ लड़ रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चीन के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है, उनके इंजीनियर्स को मार रही है। अगर हम देखें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर जो भी है, चाहे तालिबान का साथ है, वो भी हमला कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, उनको परेशानी हो रही है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त अनबन है, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है,
भारत को उसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। और यह बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान एक अपने आप को सॉर्ट आउट करे, क्योंकि अगर वो हो रहा है, क्यों ये जो है, चाहे इमरान खान बोले कि वही हालात आ रहे हैं, वो सब जानते हैं। इमरान खान भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कदम उठाए जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करे, ऐसे कुछ नहीं किया। तो इमरान खान भी तालिबान खान के नाम से ही जाना गया। और इतना, चाहे लोकतंत्र है पाकिस्तान में, कैसा भी लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र जहां पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि मिलिट्री को इस तरीके से एक मार मिलेगी और मुंह के ऊपर चपट लगेगी, और उनके बीच में मिलिट्री के अंदर भी उनके अनबन है, क्योंकि जिस प्रकार से कमांडर्स को उन्होंने कोर्ट मार्शल किया, सैक किया, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की फौज के बीच में भी अनबन है। इमरान खान जैसे लोगों की आवाज भी शायद पाकिस्तान आम आदमी के साथ वो उनकी आवाज मिलती जुलती है। यही कारण है कि उनको 93 सीटें मिली हैं। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है, मेरा ऐसे मानना है, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमने पाकिस्तान को उन्हीं के फेथ पे छोड़ देना चाहिए, और हम लोगों ने कोई दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ दखलंदाजी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान खुद समझ जाएगा, खुद संभलेगा। और क्योंकि चीन उसमें दखलंदाजी दे रहा है, अमेरिका बार बार कुछ भी कहे लोन बेल आउट दे रहा है, $30 बिलियन का उसके ऊपर कर्जा है, उसको $1-2 बिलियन मिलता है IMF से, वही लेकर के वो चल रहा है। तो पाकिस्तान अपने आप अंदरूनी हालातों से निपटने के लिए जैसे करना चाहता है करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कोई मतलब नहीं है। मैं लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आपके पास आना चाहता हूं सर। मैं जी डॉक्टर महेंद्र, माफी चाहूंगा, मुझे चंद मिनट और दे दीजिएगा। सर संजय कुलकर्णी सर, मेरा बड़ा एक अहम पॉइंट है, पाकिस्तान के जो ये हालात हैं, क्या सेना का राजनीति में घुसना और राजनीति का सेना में घुसना वो जिम्मेदार है, और तमाम लोकतांत्रिक देशों को यह समझना होगा कि सेना के अंदर राजनीति ना घुसे और सेना राजनीति में ना घुसे, नहीं तो ऐसे हालात और इससे बदतर हो सकते हैं। सर राजेश, ऐसे है कि पाकिस्तान शुरू से ही सेना के हाथ में रहा है, रिमोट कंट्रोल अयूब खान से लेकर के तब तक। जब जिन्हा थे तब भी उन्होंने अब तकरीबन 100 प्रकार था, और जिस प्रकार से 1947 और 48 में पाकिस्तान की तरफ से जो रजाकारों ने हरकत की, उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ था और जिन्हा का उसका पूरा सपोर्ट था। तो ये कहना कि राजनीति पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तानी नागरिक है उसको भी उन्हीं की अपनी सेना पे विश्वास था, मैं कहूंगा था। अब वो विश्वास नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने जिस प्रकार से अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, और तकरीबन ऐसा बिजनेस 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना का बिजनेस वो करते हैं, प्याज से लेकर के सीमेंट से लेकर के स्कूल कॉलेजेस बॉल दुनिया भर के इसमें उनकी जो दखलंदाजी है, उसको देख करके वही के आम आदमी जो है, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो समझ गई है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बहुत ही एक करप्ट और एक मतलब वो फौज जिसका मकसद किसी भी दुश्मन से लड़ना है, दुश्मन से लड़ने नहीं। बेनजीर भुट्टो ने तो उनको चूड़ियां भेंट में दी थी कि आप ये चूड़ियां डाल लो, आप कुछ कर नहीं सकते, हमारे अपने ही आदमियों को आप मारो। तो पाकिस्तान की फौज की जो छवि है बहुत खराब है। लेकिन पाकिस्तान की फौज है क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग है वो अमेरिका में होती है, उसका जो ट्रेनिंग है वो यूके में होता है। तो ऐसे करके देखते हुए पाकिस्तान, क्योंकि उसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस प्रकार से है कि अमेरिका को भी उसकी जरूरत है और चीन को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपने चाहता है उसको मोहरा बना करके भारत के बरखिलाफ इस्तेमाल करना या इंडियन ओशन में कुछ भी करे। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसा है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जो फौज है सबको उसकी नीड है। लेकिन मैं बस ये सर मेरे कहने का मतलब यह था कि जनरल मुनीर को ईरान के साथ लगती सीमा संभालनी चाहिए थी, जनरल मुनीर को खैबर पख्तूनवा या डुरंड लाइन संभालनी चाहिए थी, तालिबान के ऊपर देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ ज्यादा देख रही थी कि किसको बैठाना है और किसको उठाना है, जिस कारण ऐसे हालात बन रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक और अहम पॉइंट। डॉक्टर महेंद्र, हम पाकिस्तान को नहीं बदल सकते, जहां पे पाकिस्तान है उसको वहीं पे रहना है, और पाकिस्तान को हमारे साथ रहना है, हमें पाकिस्तान के साथ रहना होगा। तो मेरा जो सवाल है कि एक क्या 4 हिस्सों में बंटा हुआ पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, या एक मजबूत लोकतांत्रिक तौर पर पाकिस्तान हमारे हित में है? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से
अगर हम जी। पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो, और जिस प्रकार से भारत हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता रहा है, तो अगर ये एक आदर्श जो है स्थिति होगी, अगर सही में सच्चे स्वरूप में वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होती है तो। लेकिन जो हमारा अनुभव रहा है, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हाँ, कन्वेंशनल विजडम यही मानता है कि जो है एक स्टेबल नेबर जो है वो ज्यादा वो है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के अगर संबंधों को हम आज के संदर्भ में परिभाषित करें तो बिखरा हुआ पाकिस्तान हमें ज्यादा, अगर हम रणनीतिक रूप से सोचे तो हमें ज्यादा सूट करता है, क्योंकि वहां की सेना कभी ओके। भी वहां के शासन में, वहां की अर्थव्यवस्था में दखल अंदाजी से बाज नहीं आएगी। जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है वो बने रहने वाली है, और ऐसे स्थिति में अगर पाकिस्तान में बिखराव होता है तो मुझे लगता है भारत के लिए एक जो है, मुझे लगता है अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो बेहतर स्थिति होगी। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर एक मजबूत पाकिस्तान लोकतांत्रिक तौर पे है तो उसने किसी हद तक अभी तक जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो सोच है उसे खैबर पख्तूनवा तक की सीमित रखा है, आईएसआईएस खुरासान की जो सोच है उसे भी उसी सीमा तक रखा है। अगर पाकिस्तान बिखरता है तो क्या ये सोच आपकी सीमा तक नहीं पहुंचेगी? आप इसे एंगल से नहीं सोचेंगे चीजों को? नहीं, निश्चित रूप से। मैं देखिए, जो अगर अनस्टेबल होता है पाकिस्तान या टूटता है पाकिस्तान, तो ये समस्याएं भारत को इनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप देखिए, ऐसी ही जो है संभावनाएं व्यक्त की गई थी जब अफगानिस्तान में स्थिति खराब हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान अगर स्थिर है तो जो वो भारत में आज भी जो आतंकी बार बार कोशिश करता रहता है, आतंकी हमले अभी देखे दो, जिस तरह पुलवामा अटैक और इस तरीके से, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वहां के पाकिस्तानी जो सत्ता में वहां की जो सेना है उसका अस्तित्व ही भारत विरोधी है। तो वो अस्तित्व, मुझे नहीं लगता है कि जब तक सेना वहां कब्जे में रहेगी, सेना के पास शक्तियां रहेंगी, शासन पद्धति रहेगी, तब तक जो है भारत के लिए कोई भी शुभ संकेत है। अगर हम दोनों देशों के संबंधों की बातचीत बस करें, डॉक्टर महेंद्र, मैं माफी चाहूंगा लेकिन बस यहां पे आपको इतना मैं करेक्ट कर दूं कि 2021 तक जब तक तालिबान काबुल पर काबिज नहीं हुआ था तब तक मान सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना इंडिया को टारगेट कर रही थी या उनको दुश्मन समझ रही थी। अब तो उनसे ना तो अफगानिस्तान की सीमा संभल रही है ना ईरान की सीमा जो है संभल रही है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब मुझे लगता है संजय कुलकर्णी सर दे पाएंगे और बेहतर तरीके से। आपने काफी चीजें समझाई हैं लेकिन उसमें एड ऑन चाहूंगा सर आप करें। टूटा हुआ पाकिस्तान संजय कुलकर्णी सर को अच्छा लगता है या एक लोकतांत्रिक पाकिस्तान? क्या एक चीज और भी, क्या पाकिस्तान एक बफर जोन के तौर पे काम नहीं कर रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त तमाम जो जिहादी ताकतें हैं बहुत मजबूत हो रही हैं, एटलीस्ट एक लोकतांत्रिक देश तो बीच में है सर। राजेश, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर एक अच्छा पाकिस्तान जो जिसकी उम्मीद हम कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान 1947 से जिस मकसद से बना है वो मकसद हेट इंडिया के ऊपर ही उसकी बुनियाद है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और लोकतंत्र, तो कितना भी हम कहें, कम से कम पाकिस्तानी जो है, आम आदमी जो पाकिस्तानी है, उसके खून में शायद लोकतंत्र है। यही कारण है कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो दर्शाते हैं। जहां तक उसके अगर हम देखें बिखरा हुआ पाकिस्तान, या फिर हम देखेंगे कि चीन हमारे बॉर्डर के साथ होगा, अमेरिकन इंटरेस्ट हमारे बॉर्डर्स के साथ आ जाएंगे, अफगानिस्तान में आज अफगानिस्तान दूर है इस प्रकार से तालिबान, वो भी बलूचिस्तान और धीरे धीरे करके पख्तूनवा से अपने, मतलब अपने को एक नहीं चार चार दुश्मनों को देखना पड़ेगा। अब हो सकता है उसमें से एक दोस्त बन जाए, we'll have to play one against the other. So pros and cons है। मेरी ऐसी पर्सनल राय यह रहेगी कि अगर पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो बुनियाद हेट इंडिया है, अगर उससे वो हटे, मुश्किल, बहुत मुश्किल, लेकिन जिस प्रकार से भारत उभर रहा है एक इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, और पाकिस्तान का सीज फायर 2021 के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान को लग रहा है, और हम लोगों ने जो ठान ली है कि घर में घुस करके मारेंगे, और वो जिस प्रकार से पाकिस्तान अब डरा हुआ है, तो मुझे लगता है अगर एक लोकतांत्रिक पाकिस्तान इकट्ठा रहे और उसकी आर्मी कमजोर हो जाए और लोकतंत्र पे ज्यादा जोर दे, तो शायद अपने को भी फायदा होगा और मिडिल ईस्ट में, अपने साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा बहुत पीस रहेगा। नहीं तो हम लोगों को बहुत फ्रंट संभालने पड़ेंगे, तो शायद दिक्कत ही होगी हम लोगों को। जी, मुझे लगता है कि जनरल मुनीर को सोचना होगा कि आर्मी को बैरकों में भेजा जाए और
शासन चलाने का काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सौंप दिया जाए। चलिए एक बड़ी खबर है सर, उसके बाद मैं लौटता हूं डॉक्टर महेंद्र आपके पास। परमाणु बम बनाने की कगार पे पहुंचा ईरान, बड़ी खबर एक और, किसी भी वक्त बना सकता है 3 परमाणु बम। ईरान, इजराइल और अमेरिका में बढ़ रहा है तनाव। ईरान ने इजराइल को दी है हमले की धमकी। परमाणु बम बनाने की कगार पे पहुंचा ईरान, किसी भी वक्त बना सकता है 3 परमाणु बम। ईरान, इजराइल और अमेरिका में बढ़ रहा है तनाव। ईरान ने इजराइल को दी है हमले की धमकी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम के करीब ईरान, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में खुलासा, जल्द ही परमाणु बम बना सकता है ईरान। 1 हफ्ते में तैयार कर सकता है परमाणु बम। ईरान ने जमा कर लिया है यूरेनियम। 3 परमाणु बम किसी भी वक्त तैयार कर सकता है। ईरान ने बढ़ाई अमेरिका इजराइल की टेंशन। इजराइल पर हमले की तैयारी में भी ईरान है। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। वॉशिंगटन पोस्ट दावा करती है 7 दिन के अंदर 3 न्यूक्लियर हथियार ईरान बना सकता है, और लगता है कि इजराइल और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेंगे कि तेहरान के पास ये पावर आ जाए। कैसे देखेंगे साहब? नहीं, देखिए, अगर ईरान बना लेता है तो निश्चित रूप से उसकी एक जो है ये कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल हमेशा से नहीं चाहते हैं कि उनके पास कोई भी, और आप देखिए तमाम तरीके के प्रतिबंध अमेरिका ने पहले से ही लगा रखे हैं, और वो भी जब एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो ईरान यूएस न्यूक्लियर डील बातचीत शुरू की थी जो फेल हो गई थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पूरे जो मिडिल ईस्ट है या जो पूरे वेस्ट एशिया है उसमें जो समीकरण है, खासकर जो वहां पे अगर हम बात करें तो उसमें ईरान का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, और जो इजराइल या अमेरिका कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर ईरान ने ये टेस्ट कर लिए, उसके पास 3 न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, तो एक डिटरेंस वाली स्थिति हो जाएगी, जो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मैड की, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्योंकि फिर जो है आप इजराइल भी हमले नहीं कर सकता है, वो भी करने से बचेगा। और तो ये, और पूरा का पूरा आप देखिए कि पूरा जो पावर इक्वेशन है सेंट्रल वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में, वो परिवर्तित हो जाएगा, और जो चाहे टर्की हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, और चाहे इजिप्ट हो, जो कोशिश कर रहे थे एक इस्लामिक स्टेट्स के बीच में लीडरशिप की, उनको भी चुनौती मिलेगी, सिर्फ इजराइल और अमेरिका को चुनौती नहीं मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से जिस तरीके से इजराइल अभी भी धमकी दे रहा है, क्या डॉक्टर महेंद्र, क्या फिर सऊदी अरब, जिसकी ईरान से पुरानी दुश्मनी रही है, और टर्की की बात आपने की, जो खलीफा की रेस में भी आगे लगा हुआ है, क्या वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका उनको ये परमाणु बम दे, या वो खुद से तैयार करें? नहीं, निश्चित रूप से ये आर्म्स रेस मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर ईरान के पास ये हथियार आता है तो मिडिल ईस्ट में भी जो है आर्म्स रेस बढ़ जाएगी, और ये सारे देश भी अपने आप को, क्योंकि वो जो सिया सुन्नी वाला जो डोमिनेंस वाली फाइट है वो भी सामने आएगी। तो इसमें निश्चित रूप से एकदम मैं सहमत हूं कि आर्म्स रेस बढ़ने वाली है, अगर ईरान ने घोषित कर दिया कि वो न्यूक्लियर संपन्न देश है। लेकिन उससे ज्यादा जो पश्चिमी देश है उनके लिए चिंता का विषय, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। तो ऐसे में एक पूरा का पूरा जो पावर इक्वेशन है मिडिल ईस्ट में, वो परिवर्तित हो जाएगा। जी ठीक है सर, माफी चाहूंगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। संजय कुलकर्णी सर, ब्रेक के बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा एक बड़ा अहम सवाल लेकर, परमाणु हथियारों से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि फिलहाल ईरान ने तो चेतावनी इजराइल को दे दी है कि हम आपके ऊपर अटैक के लिए तैयार हैं। क्या ईरान वाकई में उस तरफ बढ़ेगा, समझना होगा। लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा लगातार जारी है। ईरान 7 दिन के अंदर 3 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, ये दावा वॉशिंगटन पोस्ट का है। इसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ मिडिल ईस्ट में बदल सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ मिडिल ईस्ट में बदल सकता है सर, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं? और इससे भी जुड़ा एक और अहम सवाल कि क्या यूरोप ने या अमेरिका ने कोई ठेकेदारी ले रखी है कि कौन न्यूक्लियर हथियार रखेगा, कौन नहीं रखेगा? राजेश, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सवाल ये है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो कशमकश चल रहा है वो बहुत पुराना कशमकश है। जब जी खोमेनी आए थे 79 में, और उससे पहले जो राजा पहलवी थे वो उन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज किया था। उसको वो रिकग्निशन जैसे ही ये अपना रिलीजियस वाले खामेनी की सरकारें ईरान में आने लगी तो उन्होंने इजराइल के साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत खराब हो गया। इसके बावजूद भी अगर आप देखें, इराक और ईरान की लड़ाई में इजराइल ने ईरान का साथ दिया। इसके बावजूद भी ईरान ने हिजबुल्लाह की मदद की और इजराइल के साथ लड़वाया। इसके बावजूद हमास को उन्होंने तैयार किया, इसके बावजूद हौदीज को तैयार किया। तो ये सारा जो कशमकश पूरा मिडिल ईस्ट में हो रहा है, चाहे पर्शियन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर के बाद ओटोमन एम्पायर आया, आज सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे हो रहे हैं, जॉर्डन के रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे हो रहे हैं, इजिप्ट ने जो इजराइल को रिकग्नाइज कर रखा है। तो ऐसे हालात में और इजराइल का जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक इतने एडवांस स्टेज में है। पहले तो बहुत डीप अंडरग्राउंड है, चाहे कोई अटैक करे, यूएसए को भी मालूम है वो अटैक नहीं कर सकते। इजराइल ने अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया। उनका एनरिचमेंट जो है वो 84% यूरेनियम एनरिचमेंट, वो काबिलियत उसमें आ गई है। तो 2-3 अगर वो बना भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिखाने के लिए एक अभी क्या है, आज की तारीख में इस्लामिक बॉम्ब रखने की काबिलियत, और कौन हवा में बात करता है? पाकिस्तान ने बनाया किसने? ये हम ही एक ऐसे मुसलमान होंगे जिनके पास इस्लामिक बॉम्ब होगा। तो वो जो हवा एक पाकिस्तान ने खड़ा कर रखा है वो हवा टूट जाएगा। एक सुन्नी है, उधर शिया जो है ईरान में, उनके पास भी हो जाए, लेकिन उससे कोई खास नहीं फर्क पड़ता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं रूस के पास 5000 से ज्यादा है, क्या इस्तेमाल किए? जिस प्रकार से लड़ाई चल रही, 3 साल होने को आ रहे, कुछ नहीं किया, कोई इस्तेमाल नहीं करते। जैसे बिल्कुल डॉक्टर महेंद्र ने कहा, इससे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन अपने पास रखा है। आप एक बहुत बड़े घर में, महल में रहते हैं जिसकी कीमत 100 करोड़ है, पर आपके पास चंद 1 लाख ही है, तो वो 100 करोड़ की कीमत का क्या फायदा है? वो किस बोलने के लिए है ना, तो पैसा तो नहीं है। तो वही एक न्यूक्लियर का हिसाब किताब होता है आपके पास, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये दिखावा कर सकते हैं कि मैं कर सकूंगा, चाहे वो टैक्टिकल हो, स्ट्रैटेजिक हो या छोटे छोटे, लेकिन एक डर है। तो ईरान के पास इस तरह की काबिलियत ना है, इस्लाम वर्ल्ड में इस तरह की काबिलियत ना जाए, तो ऐसे लगता है विश्व में कि भाई इनके हाथ में जाएगा। तो जिस प्रकार से ईरान लगातार हूदियों को देकर के रेड सी में दिक्कत करा किया, हिजबुल्लाह को देकर के परेशानी इधर की, हमास को देकर के पैलेस्टीनियंस को दिक्कत खड़ी की, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये रोग एलिमेंट्स हैं। अगर रोग एलिमेंट्स के हाथ में छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं, चाहे वो नुकसान इतना ना पहुंचा पाए, लेकिन काबिलियत है जिसका डर, रेडिएशन का डर, बाकी का डर, मतलब एक तरह फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। उससे बचने के लिए, क्योंकि ये रिलायबल कंट्रीज नहीं है, इनमें रोग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और ये किसके मदद कब क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए ऐसे जब अपनी काबिलियत किसी देश में आ जाती है, जैसे भारत के पास है, तो भारत के ऊपर सबकी विश्वास है कि रूल ऑफ लॉ है, ये किसी के नहीं है, रोग एलिमेंट्स नहीं है, तो भारत का एक न्यूक्लियर पावर बनना आज परेशानी देखिएगा। पाकिस्तान अगर टूटता है, जैसे आप कह रहे हैं, पाकिस्तान में हरकत हो, तो ये जो न्यूक्लियर है ये किसके हाथ में रहेगा, कौन क्या करेगा, इसका भरोसा नहीं। और ये रोग एलिमेंट्स के हाथ में आने का खतरा होता है, और इतना सेंसिटिव चीज अगर रोग एलिमेंट्स के हाथ में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि आप जैसे पूछ रहे हैं, बड़ा एक अहम सवाल है सर, उसके बाद मैं डॉक्टर महेंद्र के पास जाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब चाहिए होगा मेरे दर्शकों को। भारत ने जब परमाणु का परीक्षण किया, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए। जब पाकिस्तान ने किया उसके ऊपर प्रतिबंध, नॉर्थ कोरिया करता है उसके ऊपर प्रतिबंध, ईरान ना कर ले उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। अमेरिका के पास ठेका है क्या कि सिर्फ आप ही न्यूक्लियर हथियार रखें और रूस ही रखें?
मैं ये भी समझना चाहूंगा सर, सबको चाहिए परमाणु हथियार। अगर आज यूक्रेन के पास होता तो शायद रूस कभी अटैक ना करता। परमाणु नीति की हम अपने इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें तो भारत ने साफ कर दिया है कि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रिजीम्स हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, और इसीलिए भारत किसी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, चाहे वो एनपीटी हो चाहे सीटीबीटी हो। और अंत में अमेरिका को ही झुक के जो है भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई, जिसमें वो तैयार हुए कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके पीसफुल पर्पस के लिए जो है वो जो है हम सहयोग करेंगे। और उसके बाद जो है बाकी देश भी है, हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगा है, लेकिन बाकी देश भी जो है हमारी राय से सहमत हुए कि जो न्यूक्लियर संपन्न देश है क्या उन्हीं को ये अधिकार है कि वो न्यूक्लियर रख सकें, ऐसा तो नहीं है। और उसकी वजह से अगर कोई किसी देश ने अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाए हैं तो उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाना या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका पीसफुल जो है इस्तेमाल पे उस पर रोक लगाना, उसके ट्रांसपोर्ट उसके एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे रोक लगाना, तो इसको भारत ने हमेशा खिलाफत की और सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पे। और इसीलिए भारत ने साफ कहा है कि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रिजीम है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और भारत उसका हिस्सा नहीं बनेगा। जी जी डॉक्टर महेंद्र, मैं बस एक आखिरी सवाल संजय कुलकर्णी सर आपसे। कहा जा रहा था कि ईद के बाद ईरान किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कितनी उम्मीद है सर? क्या वाकई में ईरान इतनी हिम्मत दिखाएगा कि वो इजराइल के खिलाफ एक और बड़ा अटैक करे या हिजबुल्लाह से करवाए? सर आपका आंकलन क्या है? देखिए, इजराइल के बरखिलाफ ईरान की कार्रवाई तो शुरू है, चाहे वो प्रॉक्सी एलिमेंट से हो, चाहे वो हमास के द्वारा हो, हिजबुल्लाह के द्वारा हो, हुदीस के द्वारा, वो तो कर रहा है। इजराइल ने उकसाने की कोशिश तो जरूर की है ईरान को कि अगर जिस प्रकार से उनके जनरल मारे गए और डेमास्कस में उनके एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, ये साफ दर्शाता है कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ईरान को लपेटे में लिया जाए और फिर ईरान को सारा का सारा चाहे अमेरिका और इजराइल मिलकर के या वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर के दबोच ले। तो वो ईरान भी जानता है, चाहे ईरान इस तरह की धमकी जरूर दे रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे, तो ईरान नहीं करेगा, क्योंकि 2-3 बम बनाना और इस तरह की हरकतें करना बहुत मुश्किल है। चाहे अपना ईरान का चीन के साथ जरूर इतना जबरदस्त $400 बिलियन का ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है सिर्फ तेल का, आज की तारीख में रूस का भी ईरान के साथ जबरदस्त एक तरीके से गठबंधन है। तो ईरान, रूस और चीन का ये जो नेक्सस है, अगर ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इसमें से महायुद्ध होने का खतरा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान की जो सरकार एक पुराना बहुत ही मैं कहूंगा मेच्योर्ड देश है, पर्शियन एम्पायर, इस तरह की हरकत नहीं करेगा। चाहे धमकी देगा, हो सकता है एक छोटे मोटे हमले भी कर देगा, पर ऐसे हमले नहीं करेगा जिससे कि पूरे, लेकिन सीधा जंग में नहीं जाएगा। लेकिन आपने बड़ी अहम बात कही कि जी सर, कि इजराइल हो, अमेरिका हो या तमाम देश और नाटो के, वो एक मौका तलाश रहे हैं कि कैसे न कैसे तेहरान को घेरा जा सके। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब इतनी गहनता से आपने दिए और मेरे को और मेरे दर्शकों को समझाया आपने कि क्या कुछ इस वक्त इंटरनेशनल राजनीति में और डिफेंस में चल रहा है। तो आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।